तो शक है कि लॉकडाउन के दौरान कुछ जो है इलीगल तरीके से या नियमों से विपरीत जाके रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार में बैठे कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो घोटाला सरकार में आज हो रहा है हमने उसको स्वयं उजागर किया है। अगर स्वयं उजागर किया है तो फिर इसकी न्यायिक जांच भी करा लेनी चाहिए। ये जो रजिस्ट्री घोटाला है, ये अब तक के जितने घोटाले हैं उनमें से एक बहुत बड़ा घोटाला है। बहुत थोड़े दिन में बहुत बड़ी लोगों की जेब पे मार पड़ी है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, हजारों करोड़ रुपया खाने का काम किया है। इसकी जांच तो 100% मजिस्ट्रेट से, इसके आपके जुडिशरी से, किसी सिटिंग जज से करानी चाहिए। जो प्रदेश के हाई कोर्ट के जज हैं उनमें से किसी एक जज की जिम्मेवारी ये लगवानी चाहिए। कोर्ट को देना चाहिए मामला, उनको कहना चाहिए चीफ जस्टिस से कि इसकी जांच आप किसी अपने सिटिंग जज से कराओ, ताकि लोगों के सामने जो ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पे रोक लगा रहे हैं, अंकुश लगा रहे हैं, हम इसका सरलीकरण करने जा रहे हैं इसलिए हमने रोक दिया, ये सब बहानेबाजी है। तो इन्होंने लूटने का काम किया है। 1199 रजिस्ट्री हुई है, एक एक रजिस्ट्री में 2 लाख से लेकर के 10-10 लाख रुपए तक का लेन देन हुआ है, कोई थोड़ा लेन देन नहीं है। 2 ऐसी रजिस्ट्रियां भी हुई है जिस गांव के ऊपर, जो चीमा गांव है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि यहाँ कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, वो 900 मीटर के दायरे में आता है, उस गांव के अंदर भी 2 रजिस्ट्री हुई है। तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ी है और किस तरह से इन्होंने पिछले इन 3-4 महीनों में रजिस्ट्री के नाम के ऊपर लूट मचाई है। ये बात तो तहसीलदार खुद कहते हैं, ये बात तो तहसील में बैठे लोग खुद बता रहे हैं कि भाई हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, अगर आप पैसा नहीं दोगे तो हम आपकी रजिस्ट्री नहीं करेंगे। जब कोई पूछता है भी पैसे किस चीज़ के दें, तो कहते हैं भाई पैसा हमें ऊपर देना है। ऊपर या तो पैसा चीफ मिनिस्टर के पास जाता होगा, या चीफ मिनिस्टर पे नहीं जाएगा तो जिसके पास डिपार्टमेंट उस मंत्री के पास जाता होगा। तो चीफ मिनिस्टर पे तो जाता, तो चीफ मिनिस्टर इस पे रोक नहीं लगाता, फिर चीफ मिनिस्टर कहता भी नहीं रजिस्ट्री शुरू रखो। इसका मतलब चीफ मिनिस्टर ने रोक इसलिए लगाई है कि इसका पैसा उस महकमे का जो मंत्री है उसकी जेब में जा रहा है। उन्होंने लूट मचा रखी है और उस लूट को मुख्यमंत्री ने जब रोका तो फिर मंत्री आकर के सफाई देने लग गया कि हम इसका सरलीकरण करना चाहते हैं। सरलीकरण थोड़ा ही करना चाहते हैं, कैसे लोगों को लूटा जाए उसके लिए योजनाएं बनाई जा रही है। सर, आपकी सरकार में रहे हुए हैं तो आपको ने भी रजिस्ट्री का प्रोसीजर पता हो। क्या लगता है कि सरकार ने लगभग करीबन 1 महीने की ही मोटा मोटी हर तरह की ये रोक लगाई हुई है, तो क्या 1 महीने में रजिस्ट्री के जो डिजिटाइज है, जो सरलीकरण का जो प्रोसेस है, वो पूरा हो जाएगा? ये सब फालतू की बातें हैं, लोगों का ध्यान बांटने की बात है। सरकार की तरफ से जो ये कहा गया कि हम इस सारे मामले की जांच करना चाहते हैं, हम इसको डिजिटल करना चाहते हैं, हम इसको ऑनलाइन करना चाहते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्री तो है, कौन कहता है नहीं ऑनलाइन? ऑनलाइन तो सरकार ने रजिस्ट्री कर रखी है। आपको ऑनलाइन जब कर रखी है तो फिर सरकार ने किस लिए रजिस्ट्रियों को ओपन किया, क्या जरूरत है? ये तो बहुत पहले से इन्होंने ऑनलाइन का काम इस पर शुरू कर रखा है। ये तो केवल कैसे लूटा जाए इसमें लगे हुए बेचारे। कितने घोटाले अब तक हुए हैं आप देखो। सबसे पहले धान घोटाला हुआ। धान घोटाला पिछले 6 वर्ष से चल रहा है, इस सरकार में भी उस पर रोक नहीं लगी, उसको और बढ़ा दिया गया। जहाँ किसान के धान को लूट करके घोटाला किया, वहीं उसके बाद आपके ये जो सरसों का घोटाला हुआ, सरसों के बाद चने का, गेहूं का घोटाला हुआ, फिर शराब घोटाला हुआ, फिर चावल घोटाला हुआ, अब ये रजिस्ट्रियों वाला घोटाला आ गया। ये सारे जितने घोटाले हुए हैं, केवल एक व्यक्ति के पास मंत्रालय जिस पे है, ये सब उसमें घोटाले हुए हैं। इसका मतलब एक आदमी पूरे प्रदेश के अंदर दोनों हाथों से लूटने में लगा हुआ है। अगर वो ये कहते हैं कि हमने नहीं लूटा, तो उनको कहो कि आप सार्वजनिक मंच पे आओ ना, आप किसी प्रेस की सार्वजनिक जगह पे आकर के प्रेस के रूबरू होकर के बताओ, फिर हम बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने लूटा, लूट करके उस पैसे को किस तरह से इन्होंने खर्च कर रखा है। उनके भी सारे आपको सबूत देंगे। मुख्यमंत्री तो इनको इसलिए बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं उसकी सरकार से समर्थन वापस ना ले लें और
ये सरकार उसके हाथ से चली ना जाए। ये मान के चलो, जब लोग दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और लोग जब डट करके इस बात के लिए सड़कों पे आ जाएंगे, तो फिर सरकार कैसे चल पाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री अगर अपने आप को ये कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, तो मुख्यमंत्री को तुरंत जांच के आदेश करने चाहिए। सर एक बड़ा सवाल, बड़ौदा उपचुनाव होने वाला है, पूरी तरीके से बीजेपी जेजेपी गठबंधन है और कांग्रेस है, इनको एक दूसरे के ऊपर सेंट्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे में इनेलो को बड़ौदा उपचुनाव में कहाँ देख रहे हैं, किस नंबर पे है? क्योंकि झगड़ा जो है बीजेपी इनेलो एक तरफ है और कांग्रेस एक दूसरे पे वार प्रत्यारोप चल रहा है, आपको जो है एक फ्रेम में लेके नहीं आया जा रहा है, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आप एक चीज देखो, ये जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग जो चैलेंज कर रहे हैं, चुनाव होने जा रहा है, एक दूसरे को चैलेंज की जरूरत ही नहीं है, चुनाव के नतीजे बता देंगे कि कितने पानी में। बीजेपी जेजेपी जब चुनाव में जाएगी तो लोगों के बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा। इस 8 महीने में जो घोटाले हुए, इनका भी, जो पीटीआई निकाले उनके विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। इवन जो बच्चे जिन्होंने जेबीटी के एग्जाम दिए थे और जिनका रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए था, रिजल्ट रद्द करके नए सिरे से ये कहने लगे कि हम उनके एग्जाम कराएंगे, उनके भी, नौजवान बच्चों के विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। ये 100% इनकी हालत ऐसी होगी कि जमानत नहीं बचा पाएंगे। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोज बयान देते हैं, टिकट का फैसला भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेगा कांग्रेस की अध्यक्ष कुछ भाषा बोल रही है, हुड्डा साहब कुछ बोल रहे हैं। हुड्डा का विरोध कल कुलदीप ने किया है, उसने ट्वीट किया है, ट्विटर पे आया। आपस में रोज एक दूसरे का विरोध करते हैं। आप जैसे साथी पूछते हैं कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, बोले हाँ सब कुछ ठीक है, हम सारे इकट्ठे हैं। तो सारे इकट्ठे हो तो एक मंच पे इकट्ठे होकर दिखाओ ना तुम एक दिन कहीं। ये बेचारे मंच पे भी इकट्ठे नहीं आ सकते, एक दूसरे से बोलचाल तक नहीं है। तो लोग सारी चीजों को समझ रहे हैं। लोग जब चुनाव आएगा, नतीजे आएंगे, तब देखना। सर आखिरी सवाल कि बीजेपी ने 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है और उसके तहत अभी 3 अध्यादेश आए हैं, जिसमें मंडी का भी है, किसानों से संबंधित है और एक अध्यादेश और है। और कहना है ये तीनों जो अध्यादेश है, ये किसान का डेथ वारंट है, जिसके ऊपर सरकार ने दस्तखत कर दिया। ये लागू अगर हो गए तो फिर किसान जो लेबर बन जाएगी। किसान अपनी मर्जी से कोई फसल नहीं बो सकेगा, किसान अपनी मर्जी से कहीं कोई फसल बेच नहीं सकेगा। किसान जो है बड़े लोगों के अधीन हो जाएगा। वो उसकी फसल कब खरीदे, कब पैसे दे, किस्तों में दे, कैसे दे, इन सब चीज़ों की दिक्कत आने वाले समय में किसान के सामने आएगी। हम इसका ऑलरेडी विरोध कर चुके हैं। अभी महामहिम से टाइम मांगूंगा, उनसे मिलकर के भी हम अपना विरोध करेंगे। इस बात के लिए लोगों में जाएंगे, लोगों से चर्चा करेंगे। लोग जो फैसला इस पे लेंगे, हम लोगों के साथ खड़े होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। थैंक यू।